सबको राम राम भाई। आज अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जी टेंस। ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कभी मतलब कोई आपकी शायद ही कोई ऐसी क्लास होगी जिसमें ना आया हो। एक बार जब ये आना शुरू होता है, जैसे बचपन में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, ये सबसे जब आप एक बार कोई चैप्टर वाली स्टेज पे आ जाते हो, 5वीं क्लास में मोस्टली, है ना, उसके बाद से शायद ही कोई ऐसी क्लास होगी आपकी जिसके अंदर ये चैप्टर ना आया हो। हर बार टेंस जरूर आता था, फिर तो पक्का हो गया होगा, जरूर, है ना। टेंथ चैप्टर तो मुझे लगता है आप लोगों का सबसे बेस्ट चैप्टर होगा। हर एक क्लास में आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10th, +1, +2। इवन जब बीटेक भी करने गए होगे उसके फर्स्ट ईयर में भी टेंथ चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो टेंथ तो बड़ा मजबूत हो गया होगा। तो आप एक काम करो फिर, ये जो दो सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें ये जो वर्ब हैं, मुझे इनके टेंसेस बता दो। ठीक है। ही इज अ डॉक्टर, इसमें वर्ब कौन से टेंस में है? और यहाँ पे ही हैज अ वेरी बिग हाउस, ये कौन से टेंस में है? बता दो जरा एक बार। टेंस चैप्टर तो आपने बहुत बार पढ़ा है जीवन में, तो बता ही दोगे एकदम सही सही। ही इज अ डॉक्टर, इसमें जो वर्ब है ये कौन से टेंस में है? और ऐसे ही हैज अ वेरी बिग हाउस, इसमें जो वर्ब है कौन से टेंस में है? हाँ जी। अच्छा, एक जवाब आया कि कोई टेंस है ही नहीं है। या कुछ प्रेजेंट डेफिनेट कह रहे हैं, दोनों प्रेजेंट डेफिनेट हैं। अच्छा, नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट डेफिनेट, चलो बहुत बढ़िया। आज मैं ना टेंथ चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है टेंस का आइडेंटिफिकेशन, मोटा मोटा तीन पार्ट में कह सकते हो। एक है टेंस का आइडेंटिफिकेशन, कि पहचानना आए टेंस कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। उसके बाद टेंस का यूसेज, कि कौन सा टेंस क्या मीनिंग देने के लिए कहाँ पे यूज किया जाता है। और तीसरे में कुछ मिसलिनियस टाइप के सवाल, बेसिकली जो टेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो आज हमारा जो मेन मकसद है वो है टेंस पहचानना सीखना, कि जैसे ही मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं, आप उसके अंदर वर्ब को देख के मुझे टेंस बता पाए। ठीक है। तो इसके अंदर जो सही जवाब है, इसके अंदर जो सही जवाब है वो ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैज को देख के जो आप परफेक्ट परफेक्ट चिल्लाने लगे, ठीक है, वो गलत था। परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है, इसमें कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। ये वर्ब की पहली फॉर्म ही है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या प्रेजेंट सिंपल कह लो, बात एक ही होती। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही दोनों का सही आंसर था। अब ये वाली बात आपको करनी आ जाए तो वैसे ही मैंने लिख दिया, आपको थोड़ा सा एहसास कराने के लिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं, ताकि आप शांति से सुनो, टेंशन मत लो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पढ़ेंगे अपन। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा टेंस होता क्या है, फिर अपन ये टेंस का जो चार्ट है इसको देखेंगे। ठीक। उसके बाद फिर ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें जो वर्ब है उसके स्ट्रक्चर को देख के टेंस आप खुद बताओगे, इस कैपेबल बड़ी जल्दी हो जाओगे। ठीक। उसके बाद फिर थोड़े से जो टेढ़े सेंटेंसेस हैं, जैसे ये था अमन इज अ टीचर, जिसमें काफी लोग कह रहे थे ये टेंस है ही नहीं, इस टाइप के सेंटेंसेस। ऐसे जिसमें हैज हैड आ जाए, दो हैड हैड आ जाए, इस टाइप के सेंटेंसेस। ठीक है, इनको करना सीखेंगे। उसके बाद जो पैसिव वर्ब होती है, अगर पैसिव में लिख दूं वर्ब को, फिर उसका टेंस कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और फिर अपना आ जाएगा यूसेज वाला पार्ट, कि प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगता है। ठीक है। तो ये है जी अपने आज के लेक्चर का पूरा प्लान। आ जाइए करते हैं शुरुआत। ठीक। पहले तो जानो कि टेंस होता क्या है। टेंस है क्या चीज?
अगर आपको याद हो, एक बार पहले भी मैंने ऐसा कुछ आपको लिख के दिखाया था, देखो, वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म, वर्ब से बनती हैं वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म से हम क्या करते हैं, उन वर्ब की फॉर्म से कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। अच्छा, ये वाली फॉर्म का ये नाम दे दिया, ये वाली फॉर्म का ये नाम दे दिया, और उसी को टेंस कहते हैं। वर्ब की फॉर्म से, या कह लो कि वर्ब की फॉर्म को यूज करके हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर बने हुए देखो, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, हैड प्लस वी थ्री, ये स्ट्रक्चर्स हैं। वर्ब की फॉर्म्स का यूज करके हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए, वर्ब की फॉर्म का यूज करके हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए, उन्हीं को टेंस कहते हैं। और टेंस क्या काम आते हैं, टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही कोई उस स्ट्रक्चर को देखेगा, वर्ब की फॉर्म से स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर का नाम टेंस है, और जैसे ही उस स्ट्रक्चर को देखते हैं पता चल जाता है कि एक्शन कब हुआ। समझने की कोशिश करेंगे अपन जरा, यहां से देखो, टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है, इधर देखो, राम गोज टू स्कूल, वेंट टू स्कूल और विल गो टू स्कूल। ठीक, सब्जेक्ट तीनों में सेम है, तीनों में ही इंट्रांजिटिव वर्ब आ रही है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है, तीनों में सब कुछ कॉमन है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगी है, इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगी है, और इसके अंदर विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगी है। हाँ क्या, लेकिन आपको पढ़ते ही पता चल रहा है ना कि वह स्कूल जाता है, वो स्कूल गया था, वो स्कूल जाएगा, ये मतलब है इनके। यानी ये वर्ब का जो स्ट्रक्चर है, ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है, जैसे इसके अंदर चेंज हो रहा है, इससे आप पता लगा लेते हो कि एक्शन किस टाइम पे हो रहा है। मेरी बात आई समझ में? ऐसी पहले भी एक बार मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया था, आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी। तीनों में सब्जेक्ट कॉमन है आई, तीनों में आगे क्या है, अ मूवी, ऑब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है, बीच की वर्ब चेंज होती जा रही है। देखो क्या लिख रहे हैं अपन, एम वॉचिंग अ मूवी, वॉज वॉचिंग अ मूवी, विल बी वॉचिंग अ मूवी। जैसे ही आप वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, मीनिंग चेंज होता जा रहा है कि एक्शन कब हो रहा है। मैं मूवी देख रहा हूं, मैं मूवी देख रहा था, मैं मूवी देखूंगा। फिर से देखो मैंने क्या कहा, भैया टेंस होता क्या है, क्या होता है टेंस, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वर्ब की फॉर्म से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो है हमें बताता है कि एक्शन किस टाइम पे हुआ। वर्ब की फॉर्म से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं जी टेंस, और वो टेंस ही हमें बताता है कि एक्शन किस टाइम पर हुआ। क्लियर हो गया? चल, अब जरा ये स्ट्रक्चर्स हैं, 12 टेंसेज हैं, टेंशन मत लो, मैं 2-3 बार बोल लूंगा, इन पे हम सेंटेंसेस करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, आओ जरा सबसे पहले बात कर देते हैं इंडेफिनिट टेंसेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है। अक्सर आपने सुना होगा हैबिचुअल एक्शन वगैरह के लिए, प्रोवर्ब के लिए, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए इसका यूज करते हैं अपन। राहुल लिव्स इन मुंबई, राहुल लिव्स इन मुंबई, लिव्स कौन सी फॉर्म है वर्ब की, पहली फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। माई ब्रदर गोज टू जिम रेगुलरली, माई ब्रदर गोज टू जिम रेगुलरली, गोज कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, पहली फॉर्म होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आई टीच इंग्लिश, टीच कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, पहली फॉर्म होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मेरी बात आ रही है समझ में? कोई ताते ती रारे री गागे गी फाफे फी मत करने लग जाना, कोई ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे आज हम, अभी सिर्फ टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ना बता रहा हूं मैं आपको, कि वर्ब देखो, वर्ब की फॉर्म देखो और उसके बेस पे टेंस बता दो। वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट डेफिनेट है। ठीक है, शी वेंट टू मुंबई, गो वेंट गॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, शी वेंट टू मुंबई, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, कॉल्ड के साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं कि इसको तीसरी फॉर्म कह दूं, यानी ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आ गई तो यानी पास्ट इंडेफिनिट है। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू टुमारो, विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल गो देयर, आई विल वॉच अ मूवी, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई मेरी बात समझ में? वर्ब की पहली फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, विल शेल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सर ये डू डज वाला क्या लफड़ा है, ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल, डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड के साथ बेस फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट।
वैसे यहाँ बेस फॉर्म लिखा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जहाँ पे भी दिया होता है V1 लिखा होता है, इसलिए मैंने V1 लिख दिया। लेकिन इतना मुझे लगता है आप मेरे से पढ़ चुके हो, जानते हो कि भैया डू डस के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट पे आ जाइए, कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस को देखने की कोशिश करो जरा। कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है V1 प्लस में आईएनजी। देखो सब में आ रहा है V1 प्लस में आईएनजी। कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है ये V1 प्लस में आईएनजी। सब में आ रहा है V1 प्लस में आईएनजी, हाँ क्या ना? अब ये तो पार्ट सब में ही आ रहा है, और ये स्ट्रक्चर हमने किस लिए बनाए हैं? ये स्ट्रक्चर हमने इसलिए बनाए हैं कि भैया स्ट्रक्चर को देख के टेंस का मतलब स्ट्रक्चर को देख के टाइम का पता चल जाए, है ना? स्ट्रक्चर ही तो टेंस है, इसको देख के टाइम का पता चल जाए। अगर सारे स्ट्रक्चर कॉमन हो जाएंगे, सारे स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा? यानी कुछ डिफरेंशिएट करने वाला लगाना पड़ेगा, और वो होता है जी हेल्पिंग वर्ब। तीनों में V1 प्लस आईएनजी सेम है, तीनों में V1 प्लस आईएनजी सेम है। अगर मुझे ये करना है कि भैया तीनों में फर्क क्या है, तो फिर वो फर्क आएगा हेल्पिंग वर्ब से। इज एम आर लगी हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम टीचिंग यू, ही इज स्लीपिंग। इज एम आर प्लस आई एन जी लगा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। आई एम टीचिंग यू, ही इज स्लीपिंग, ही इज वॉचिंग अ मूवी, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स। इज एम आर के साथ V1 प्लस आई एन जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वॉज वर्क के साथ V1 प्लस आई एन जी, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर स्लीपिंग, दे वर डूइंग सम टास्क, देवर देवर स्टडिंग इंग्लिश। वॉज वर्क के साथ अगर V1 प्लस आई एन जी आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस। आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी हेल्पिंग यू। विल शेल के साथ B प्लस V1 प्लस में आईएनजी, क्योंकि देखो मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म, तो मॉडल के बाद आईएनजी तो आ नहीं सकती, बेस फॉर्म डालनी पड़ेगी, इसलिए बी डालना पड़ता है बीच में। आईएनजी फॉर्म से पहले इज एम आर यानी बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में चाहिए। मॉडल जो है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म चाहिए, ये दोनों काम बी से हो सकते हैं देखो, इसलिए बी डाला हुआ है यहाँ पे। फिर से देखो मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है V1 प्लस में आईएनजी। V1 प्लस आईएनजी आया तो मतलब कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब कौन सा कॉन्टिन्यूस है? इज एम आर आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और विल बी शैल बी आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गया? ऐसी जैसे हमने कॉन्टिन्यूस देखा, ऐसी परफेक्ट को देखो जरा। परफेक्ट की पहचान है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो सब में आ रही है थर्ड फॉर्म, है ना? सब में आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अकेली थर्ड फॉर्म से तो बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये तो तीनों में आ रही है, कुछ तो डिफरेंशिएटर चाहिए, और वो डिफरेंशिएटर बनेंगी हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। आई हैव वोन अ गोल्ड मेडल, आई हैव विजिटेड मनाली, आई हैव सीन यू बिफोर, ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। अगर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर केम, हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, हैड गॉन देयर, हैड सबमिटेड। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट परफेक्ट। ऐसी विल हैव शैल हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, आई शैल हैव कंप्लीटेड द टास्क बिफोर यू कम बैक, है ना? आई शैल हैव कंप्लीटेड, आई शैल हैव डन दिस, आई शैल हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। विल शैल के बाद अगर हैव के बाद V3 आ जाए, फिर वही बात, विल शैल के बाद तो V3 आ नहीं सकता, और V3 के लिए हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में चाहिए। अगर यहाँ हैव लगा दूं तो देखो दोनों काम हो गए, V3 को जो हैव की फॉर्म चाहिए वो भी मिल गई, मॉडल को जो बेस फॉर्म चाहिए वो भी मिल गई। क्लियर हो गया? अगला है जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नाम से ही पता चल रहा है दोनों के लक्षण होंगे इसमें, परफेक्ट के भी और कॉन्टिन्यूस के भी। कैसे देखना जरा। परफेक्ट की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है V1 प्लस में आईएनजी। तो ये दोनों में आ रहे हैं देखो, सब में बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। अब फिर वही बात, जो चीज कॉमन है इससे तो सिर्फ इतना पता चलेगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, कौन सा? प्रेजेंट वाला है, पास्ट वाला है, फ्यूचर वाला है, ये कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब बताएंगी। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। विल हैव बीन टीचिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई बात समझ में? एक बार 30 सेकंड के लिए आप इस चार्ट को अपने आप से दोबारा माइंड में रिवाइज करो, फिर मैं कराता हूं और फिर सेंटेंसेस करेंगे। एक ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं।
कार्तिक भाई स्ट्रेटजी वही रहेगी, स्ट्रेटजी वही है, चाहे आप मेरे से क्लास में पूछ लो, मेरे घर आके पूछ लो, स्ट्रेटजी वही रहेगी। ठीक है, बेसिक्स की प्रैक्टिस क्लास के साथ स्ट्रेटजी डली हुई है, उसको देख लो, है ना। एक भाई कह रहा है टेंस बेसिक से पढ़ाइए, और कितना बेसिक पे जाऊं? हैं, टेंस की डेफिनेशन बताता घूम रहा हूं तुम्हें, डेफिनेशन किसी में आनी है पेपर में? डेफिनेशन बताता घूम रहा हूँ, टेंस होता क्या ये समझा रहा हूँ, टेंस पहचानते कैसे हैं, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है ये बताता घूम रहा हूँ। इससे और कितना बेसिक में जाऊँ? गड्ढा खोद के खुद ही दब जाऊं क्या उसमें? है भाई, 5वीं क्लास से टेंस पढ़ रहा है, वो भी तुझे ना आता, वो भी मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि तू अंगूठा छापी है, फिर इससे और कितना बेसिक में जाना चाह रहा है? चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो सिंपली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो जब आगे आप ये सेंटेंसेस करोगे, मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगी मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, ठीक है, मोनिका हैज पार्क्ड हर कार इन फ्रंट ऑफ आवर गेट। मोनिका ने उसकी गाड़ी पार्क कर दी हमारे घर के आगे, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही आपसे कोई टेंस पूछे तो आप मीनिंग वगैरह मत निकालना, मीनिंग वगैरह मत निकालना, मोनिका पार्क कर चुकी है, मोनिका ने पार्क करी थी, इस चक्कर में मत पड़ना। सिंपल सा आप ये देखना कि यहाँ पे वर्ब का क्या स्ट्रक्चर है। सिंपली आप देखो कि वर्ब किस स्ट्रक्चर के अंदर यूज हुई है। क्या दिख रहा है आपको? हैज हैव के बाद V3 दिख रहा है, हैज हैव के बाद V3 दिख रहा है, क्योंकि अगर ये V2 होता तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना आई होती। हैज हैव के बाद V3 दिख रहा है। अब V3 कौन से टेंस की पहचान होती है? परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस तो पक्का हो गया। और परफेक्ट टेंस में अगर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड होता तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव होता तो फ्यूचर परफेक्ट। हाँ कि ना? तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ऐसे करना है आपको। मेरी बात आई समझ में? हाँ जी, मेरी बात आई समझ में आपको? फिर से देख क्या कहना चाह रहा हूं मैं। प्रेजेंट मतलब इनडेफिनेट टेंस वाले जो हैं उनकी क्या पहचान है? वर्ब की पहली फॉर्म आए तो प्रेजेंट डेफिनेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनेट, विल शेल के साथ अगर वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट। आई गो देयर प्रेजेंट डेफिनेट, आई वेंट देयर पास्ट इंडेफिनेट, आई विल गो देयर फ्यूचर इंडेफिनेट। कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है V1 प्लस आई एन जी, जैसे ही V1 प्लस आई एन जी आ जाए तो समझ जाना कि कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। ठीक है, अब उसमें कौन सा कॉन्टिन्यूस है ये बताएगी हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर प्लस V1 प्लस आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर्क के साथ आई एन जी पास्ट कॉन्टिन्यूस, विल बी शेल बी के साथ आई एन जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई वॉज टीचिंग यू पास्ट कॉन्टिन्यूस, आई विल बी टीचिंग यू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ऐसे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ऐसे ही अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे आई हैव गिवन हिम अ बुक, हैव गिवन, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव में से लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड गिवन पास्ट परफेक्ट, विल हैव गिवन फ्यूचर परफेक्ट। बीन प्लस V1 प्लस आई एन जी दिख जाए तो समझ जाना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब उसमें कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? फिर से हेल्पिंग वर्ब। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन टीचिंग इंग्लिश पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर होगी इतनी बात? तो आपको सिंपली वर्ब के स्ट्रक्चर को देखना है और उस स्ट्रक्चर को देख के टेंस बताना है। क्लियर है? आओ करके दिखाओ जरा। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये जो भी बच्चे कह रहे हैं ठीक पढ़ाते हो, थैंक यू जी। आज फिर हमारी क्लास में एक आशिक आ गए हैं, इनका नाम है सौम्या भाई। हैं? पहले इन्होंने काफ़ी देर ये सब लिखा, सर उड़िया में पढ़ाइए ना, सर उड़िया में पढ़ाइए। इनको लगा था बच्चे हा हा ही करेंगे,
कि इन्होंने किसी ने इनके जोक को तवज्जो नहीं दी। उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि चैट बॉक्स में कुछ लड़कियों के नाम दिख रहे हैं, क्यों ना उनसे एड्रेस मांग लिया जाए। हेलो अंजलि, कहाँ से हो? गलत क्लास में कर रहे हो ये सब। सौम्या भाई, मैं कोर्स खत्म करते समय नहीं लगाऊंगा, ठीक है? समझ आ रही मेरी बात? जैसे तुम कर रहे हो उड़िया में पढ़ाओ, कोर्स उड़िया उड़िया, कोर्स भी उड़िया उड़िया हो जाएगा, ठीक है? नौटंकी कहीं और करना, चुपचाप पढ़ ले। मैं आपसे पढ़ा था स्टेनो में 169 नंबर है, इंग्लिश में 95। सब तुम्हारी मेहनत है भाई, सब तुम्हारी मेहनत है भाई। मैं तो बहुतों को पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में तो ऐसे सौम्य जैसे नकली बालक भी आते हैं, बताओ है? तो पढ़ के निकल गए तो ऑब्वियस बात है, तुम्हारी मेहनत है। फिर भी तुमने मैसेज लिखा, उसके लिए थैंक यू भाई। करो करो, खाली मत बैठो, करो जो बोला है। वर्ब को पहले, सबसे पहले तो वर्ब अंडरलाइन कर लो, फिर देखो वर्ब क्या स्ट्रक्चर में लिखी हुई है और चुपचाप टेंस लिख दो। अरे बहुत पढ़ लिया अब तो हमने, क्या है ये हमारे लिए? कुछ भी नहीं है। हाँ जी, करें शुरू। मोनिका हैज पार्क्ड हर कार इन फ्रंट ऑफ हर गेट। मोनिका ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी हमारे घर के सामने, ठीक है जी। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। मुझे पता चल गया कि ये वर्ब का स्ट्रक्चर है। और अगर मैं आपको कहूं कि ये तीनों मान लो वर्ब की सेम, तीनों कहां पे लिख दूं? इसी में ऊपर लिख देता हूं। जैसे पार्क, पार्क नाउन भी होता है, ठीक है? और गाड़ी पार्क करना पार्क वर्ब भी होती है। पार्क, पार्क्ड, पार्क्ड। V2 भी पार्क्ड है और V3 भी पार्क्ड है, आके ना। तो कैसे पता चलता है कि V2 है कि V3 है? कैसे पता चलता है कि V2 है कि V3? बिल्कुल आसान। V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं, V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं। तो यहां पे अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो इसका मतलब ये V3 है, इसका मतलब ये V3 है। तो जैसे ही आपको पता चल गया V3 है तो ये पक्का होगा V3 कौन से टेंस में आती है? परफेक्ट टेंस में आती है। अच्छा, ये पक्का हो गया कि परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट में कौन सा? हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब लगी तो पास्ट परफेक्ट, और विल हैव शैल हैव तो फ्यूचर परफेक्ट। यानी मेरा आंसर आ गया जी, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर हो गया? देवेश वॉज ड्राइविंग द कार एक्सट्रीमली फास्ट। अब V1 प्लस ING देखते ही मुझे पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब कॉन्टिन्यूस में कौन सा? इज एम आर होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और विल बी शेल बी होता तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो वॉज देखते ही मुझे पता चल गया कि ये तो पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस लिख देता हूं मैं। मुकेश वर्क्स एट IBM। मुकेश IBM में काम करता। अब वर्क्स, वर्क, वर्कड, वर्कड, ये तो वर्ब की पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म आती है प्रेजेंट डेफिनेट में। कुणाल हैज बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। कुणाल सेम गाना गा रहा है सुबह से। अब आपको दिख गया कि बीन भी आ रहा है और V1 प्लस ING भी आ रहा है। बीन थर्ड फॉर्म है और V1 प्लस ING फॉर्म है। तो ये दोनों पहचान, दोनों इकट्ठे आ जाए, पहचान किसकी होती है? ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कौन सा? हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तो प्रेजेंट, हैड लगी होगी तो पास्ट, और विल हैव शैल हैव लगी होगी तो फ्यूचर। यानी यहां पर ये ING दिखा रहा है कॉन्टिन्यूस को, बीन दिखा रहा है परफेक्ट को, और ये दिखा रहा है प्रेजेंट को। यानी इसका जो सही आंसर आया वो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बोलो भाई, क्लियर हो गया? चलो, जैसे तुमने वो सेंटेंसेस करके दिखाए, अब ये वाले करके दिखा दो। बस थोड़ा ध्यान देखना कि इसमें से कुछ कुछ सेंटेंसेस में दो दो वर्ब भी आ रही हैं, तो दोनों वर्ब का टेंस लिखना है। करके दिखाओ जरा। सर मैं स्टोरी बुक्स का मीनिंग नहीं निकाल पाता हूं, कोई सॉल्यूशन सर? और नीचे की स्टोरी बुक शुरू कर भाई। अगर तू 7वीं 8वीं की पढ़ रहा, नहीं निकाल पा रहा, तो 5वीं 6वीं पे चला जा। 5वीं 6वीं पे भी नहीं निकाल पा रहा तो और नीचे चला जा, ठीक है? और कोई सॉल्यूशन नहीं है।
थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू। हाँ जी। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट वेन हिज फादर केम होम, वो क्रिकेट खेल रहा था जब उसके पिताजी घर आए। V1 प्लस आई एन जी देखते मुझे पता चल गया कॉन्टिन्यूस है, वॉज देखते मुझे पता चल गया कि पास्ट है, तो फिर इसको क्या लिख दूं? इसको लिख देता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूस। कम केम कम, केम कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? 12 में से एक ही टेंस है जहां पे सेकंड फॉर्म लिखा दिखा आपको, वो है जी पास्ट इंडेफिनिट। राहुल हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर कॉल्ड हिम। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। ये कौन सी है? थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग और लगी हुई है। थर्ड फॉर्म है तो यानी परफेक्ट टेंस है। हैड लगा देख के पता चल गया पास्ट है, तो इसको लिख दूंगा मैं पास्ट परफेक्ट। कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ये दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। हेल्पिंग और तो कोई नजर नहीं आ रही, यानी ये दूसरी फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म है यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। रजत विल टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, विल देखते ही पता चल गया फ्यूचर है, और विल के साथ बेस फॉर्म है यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अनिका विल हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय द टाइम यू कम बैक, अनिका ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी होगी जब तक तुम वापस आओगे। सॉल्व से पहले हेल्पिंग और लगी हुई यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है, और विल देख के पता चल गया फ्यूचर है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट है। और यहां पे इधर लिखा हुआ है कम बैक, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो जी, क्लियर हो गया? अब यहां से आपको एक बात और समझ में आई होगी कि जब भी कोई बोलता है ना, जब भी कोई बोलता है ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, मतलब चल जाता बोल देते हैं पर, लेकिन ये सही मतलब तरीका नहीं है, क्योंकि ये अगर कोई पूछ ले ये सेंटेंस कौन से टेंस में है तो क्या बोलोगे? कोई जवाब ही नहीं होगा आपके पास। मेरी बात आ रही है समझ में? तो सही पूछने का तरीका ये, सही पूछने का तरीका ये कि ये वर्ब कौन से टेंस में, ये वर्ब कौन से टेंस में। आई मेरी बात समझ? टेंस सेंटेंस का नहीं होता, टेंस वर्ब का होता है, वर्ब की फॉर्म से तो स्ट्रक्चर बनता है, उसी को तो टेंस कहते हैं। तो सही तरीका ये कि ये वर्ब कौन से टेंस में। मेरी बात आई समझ में? ये वर्ब कौन से टेंस में, सेंटेंस का कोई टेंस नहीं होता, सेंटेंस का कोई टेंस नहीं होता, टेंस होता है वर्ब का। ठीक है? तो हमने इन इजी इजी सेंटेंसेस से पहचानना सीखा टेंस को बिना हिंदी की। ठीक है? हम चुपचाप वर्ब का स्ट्रक्चर देखते हैं और वर्ब के स्ट्रक्चर के बेस पे टेंस बता देते हैं कि ये कौन सा टेंस है। अब आपको इजी लगने लग गया होगा। मैं एक बार 30-30 सेकंड के लिए एक बार आपको स्लाइड दोबारा दिखा रहा हूं, 1 मिनट के लिए ये स्लाइड देखो, और आगे जो 8 सेंटेंसेज हैं उनको देखो। ठीक है? एक एक मिनट आपको दे रहा हूं, आराम से देखो, अपने माइंड में रिवाइज करो। अच्छा हाँ, आई एन जी तो कॉन्टिन्यूस, अच्छा इज एम आर प्लस आई एन जी प्रेजेंट, ऐसे रिवाइज करो अपने माइंड में एक बार, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। करो ट्राई। थैंक यू रुपेंद्र भाई।
कैफ भाई आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो, फालतू भड़क मत करो, ठीक है। पहले आप इस चीज में लगे होते टेंस बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ। अब इससे और बेसिक कितना होगा, ठीक है। फिर तुम्हारे वो सवाल का जवाब हो गया। अब तुम नौटंकी करोगे कितनी क्लास में खत्म होगा, कितनी क्लास में खत्म होगा, मेरी तरफ से आज ही खत्म हो गया। ये फालतू सवाल मत किया करो। साफ पता लगता है इससे कि तू पढ़ने वाला बालक नहीं है। तुझे नौटंकी करनी पता, अब मैं बता रहा हूं, तू क्यों पूछ रहा है। फलाने टीचर ने टेंस इतनी क्लास में पढ़ाया है, आप इतनी क्लास में पढ़ा रही हो, वो नौटंकी करनी है तुझे, तो वही कर तू 2-3 साल। हाँ जी, आ गया समझ में। बच्चों 50 बार ये बात बता चुका हूं, ठीक। जो देखो दिमाग से पैदल है उसको तो समझाने का फायदा नहीं। जिसके पास थोड़ी मोटी बुद्धि है, कॉमन सेंस है, उसको ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूँ। अलग अलग टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सब टीचर अपने हिसाब से सिलेबस को डिजाइन करते हैं कि क्या चीज मैं पहले पढ़ाऊं, अच्छा इस चीज में ये चीज पढ़ा दूंगा, उससे थोड़ा सा बच्चे का बेस बन जाएगा। सब अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, ठीक है। कोई वर्ब से शुरू करता है, कोई टेंस से शुरू करता है, कोई नाउन से शुरू करता है, कोई प्रोनाउन से शुरू करता है। सब अपनी मर्जी से अलग अलग चैप्टर से कोर्स की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखना किसी भी टीचर का जो सबसे पहला चैप्टर होता है, उस चैप्टर की वो सबसे ज्यादा क्लास लेते हैं। कोई टेंस से शुरू करेगा, वो टेंस की 10-12 क्लास लेगा। कोई वर्ब से शुरू करेगा, वर्ब की 10-12 क्लास लेगा। मैं प्रोनाउन से शुरू करता हूँ तो मैं प्रोनाउन की 10-12 क्लास लेता हूँ। कोई नाउन से शुरू करता तो नाउन की 10-12 क्लास लेगा। कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरू करता उसकी 10-12 क्लास लेगा। पढ़ाने का तरीका है। पहले चैप्टर की क्लासेस ज्यादा क्यों होती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो बेसिक्स पढ़ाता है। बेसिक्स पढ़ाएगा तभी तो अगले चैप्टर पढ़ा पाएगा, इसलिए पहले चैप्टर की क्लासेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि बच्चा कंपैरिजन क्या करेगा, जैसे मान लो मैं 4 क्लास लूंगा टेंस की, ठीक। अच्छा सर ने 4 क्लास में पढ़ाया, वो जो टीचर जो टेंस से शुरुआत करता है वो तो 12 क्लास में पढ़ाएगा। सर ने 4 क्लास में पढ़ाया, इन्होंने 12 क्लास में पढ़ाया, तो सर ने कुछ कम पढ़ाया। फिर मैं पलट के कह दूं एक काम कर, प्रोनाउन का कंपैरिजन कर, फिर वो 5 क्लास में पढ़ाएंगे, मैंने 12 क्लास में पढ़ाया, फिर तो यही कंपैरिजन करता रहियो फिर तो बैठ के। समझने की कोशिश कर बच्चे, सब टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग है, वो अपने हिसाब से कोर्स को डिजाइन करते हैं। तेरे सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल ना हो, ढंग के सवाल ना हो तो मैं बैठा हूं, लेकिन ये नौटंकी, ये मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। और अब काफी साल हो गए ना, ये तो है नहीं कि 6 महीने पहले पढ़ाना शुरू करा है। 10-12 साल हो गए। एक्सपीरियंस देखना है वो देख लो, ठीक है। रिव्यूज देखने हैं वो देख लो। तुम रैंक से खुश होते हो तो सर्च कर लेना एक बार, ठीक। कि मेरे पास से पढ़ के कौन कौन, मेहनत उनकी है, क्रेडिट उनका ही है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना उनकी आंखों पे एक चश्मा पड़ा होता है। देख लेना एक बार, तसल्ली कर लेना। तो इस टाइप की नौटंकी अब करना छोड़ दो। आ जाओ, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई कि हमने टेंस को पहचानना सीखा, कि हम मीनिंग से नहीं, हम वर्ब के स्ट्रक्चर से टेंस को पहचानेंगे। आ जाओ जरा, अब जरा इनकी और ट्राई करो। अब जरा इनकी और ट्राई करो। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे आपको यहां पे दिखाया था एक बार बेसिक्स में पढ़ाते हुए कि ये बी की फॉर्म ही होती है, ये बी की फॉर्म्स ही होती हैं। इज एम आर बी की पहली फॉर्म हो जाती है, वॉज वर सेकंड फॉर्म हो जाती है, और बीन थर्ड फॉर्म हो जाती है। कुछ याद आ रहा है? हाँ कि ना, कुछ याद आया? ये बी की फॉर्म्स ही तो हैं। ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लिया क्या मैंने? छोटे में लिख देता हूँ, वैसे तो तुम्हें सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से लिख देता हूँ बोर्ड पे। बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो कैसे चलती हैं जी? पहली फॉर्म है इसकी इज एम आर, दूसरी फॉर्म है इसकी वॉज वर, और तीसरी फॉर्म है इसकी बीन, ठीक। ऐसे अगर मैं हैव की फॉर्म की बात करूं तो हैव की फॉर्म कैसे चलती हैं? पहली फॉर्म है जी इसकी हैज हैव, दूसरी फॉर्म है हैड, और तीसरी फॉर्म भी है हैड। ऐसी अगर मैं बात करूं तो डू की फॉर्म कैसे चलती हैं? पहली फॉर्म है जी इसकी डू डज,
दूसरी फॉर्म है इसकी डिड, और तीसरी फॉर्म है इसकी डन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी कि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी ये वाले जो शब्द हैं ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और मेन वर्ब भी बन सकते हैं। कुछ याद आया? तो अभी इन सब सेंटेंसेस में आप देख पा रहे हैं कि ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बन रहे, मेन वर्ब बन रहे। इन सब सेंटेंसेस में, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप ये देखने की कोशिश करो कि इन सब में ये आपके जो शब्द हैं ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब बन रहे। ठीक, और मेन वर्ब बन रहे तो सीधा वर्ब देखो कि कौन सी फॉर्म है और उसके हिसाब से टेंस बता दो। हाँ कि ना? एक ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं, मैं आंसर बताता हूं। थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू। आ जाओ। अमन इज अ टीचर। अब आप देख पा रहे हो इस कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो आगे मेन वर्ब लिखी होती ना। अमन इज टीचिंग, अमन इज डांसिंग, अमन इज प्लेइंग, कोई आगे मेन वर्ब नहीं लिखी हुई। मेन वर्ब नहीं लिखी हुई इसका मतलब ये खुद ही मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म में? वर्ब की पहली फॉर्म है। और पहली फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट डेफिनेट में आती है। तो यानी ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? और दे वर वेरी रिच। अब इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो फिर से ये मेन वर्ब बन गया, और ये सेकंड फॉर्म में यानी ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। रोहन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। हैज कौन सी फॉर्म है? वर्ब की पहली फॉर्म है। क्या हो गया जी? फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मुकेश हैड अ बिग हाउस इन 2012। अब ये सेकंड फॉर्म भी हैड होती, थर्ड फॉर्म भी हैड होती, कौन सी कहूं उसको? उसको कौन सी कहूं? हाँ जी, सेकंड फॉर्म भी हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, इसको कौन सी फॉर्म कहूं बताना जरा। कौन सी फॉर्म बोल रहा हूं इसको? ऑब्वियस बात है, अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म कहना पड़ेगा इसको? सेकंड फॉर्म कहना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म कहना पड़ेगा यानी ये क्या होगा जी? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अभी दिखाऊंगा कैसे होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे आ सकती है इसमें। अभी होगा दो हैड वाले सेंटेंसेस ये वो अभी कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस तुम। राधिका डिड द होल टास्क अलोन। अब डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ऐसे ही मोहन डज द सेम टास्क एवरी डे। वर्ब की पहली फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, फिर से देख लो क्या बोला मैंने कि ये वाले जो शब्द होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं। यहाँ पे इनके बाद कोई मेन वर्ब तो आ नहीं रही कि इनको हेल्पिंग वर्ब कहूँ, यानी ये खुद ही मेन वर्ब है। खुद ही मेन वर्ब है तो सीधा इनकी वर्ब की फॉर्म देखो, अच्छा ये कौन सी वर्ब की फॉर्म में है उस हिसाब से टेंस बता दो, बात खत्म। सयंतन भाई, एक बार अच्छे से दोबारा ना क्लास पे क्लिक कर करके देखो, ठीक है? टाइटल हो सकता है किसी का गलत डल गया हो, एक बार दोबारा क्लिक करके देखो कौन से चैप्टर की कितनी क्लास है। डिस्टर्ब मत करो, अच्छे से क्लिक करके देख ले, पढ़ ले, ठीक है? आराम से उस क्लास को पढ़, क्वेश्चन लगा, बस, ठीक है? डिस्टर्ब मत कर, क्वेश्चन बनेंगे तेरे। ये भड़क से बाहर आ जा, इसकी इस चैप्टर की इतनी क्लास फलाना दिगड़ा, पूरा कोर्स कर ले अच्छे से, ठीक है? हाँ जी। अब जरा तुम इस सेंटेंस पर नजर मारो, तुम्हें ये सेंटेंस सही लग रहा है गलत लग रहा है? तुम्हें ये सेंटेंस सही लग रहा है गलत लग रहा है? कई बार ना जब बहुत अच्छा चैप्टर था यार ये, ठीक है?
मस्त चैप्टर में बहुत बार अपने जैसे ऑफलाइन पढ़ाता था तो या तो प्रोनाउन से शुरू करता था या टेंस से शुरू करता था, तो इतना अच्छा चैप्टर कि इसको पहला चैप्टर बनाता था मैं। लेकिन कुछ कीटाणुओं की वजह से ना सारा फ्लो का सत्यानाश होता है। आओ जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश हैज हैड लंच विद द सीएम ऑफ राजस्थान। मुकेश जो है वो राजस्थान के सीएम के साथ लंच कर चुका है। मुकेश जो है वो राजस्थान के सीएम के साथ लंच कर चुका है, ये सेंटेंस का मतलब है। अभी जब आपको ये दो इकट्ठे दिख रहे हैं हैज हैड, तो आपका थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा होगा, अरे यार ये क्या लिख दिया, अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं। मेरी बात बड़े ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, मैंने कैसे पहचाना। आओ समझने की कोशिश करो। मुझे एक छोटी सी बात बताना, जो जो मैं आपसे पूछता चलूं बोलते चलना। क्या ऐसा हो सकता है, कि ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब हो? इज इट पॉसिबल कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो? दो हेल्पिंग वर्ब का नाम ही हेल्पिंग वर्ब इसलिए क्योंकि वो मेन वर्ब को हेल्प करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हो जाएं? नहीं पॉसिबल। मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या ये दोनों ही मेन वर्ब हो? बोलो। दो मेन वर्ब बिना कंजंक्शन के नहीं हो पाएगा। क्या कभी ऐसा होता है कि मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दें? क्या कभी ऐसा होता है क्या कि मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दें? नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। ये जो दो आपके सामने शब्द आपको दिख रहे हैं हैज हैड, ये बात क्रिस्टल क्लियर है ना कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकते, दोनों मेन वर्ब नहीं हो सकते। ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। आपने 10वीं क्लास में वो क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भैया दो सिक्के उछालता हूं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों पे टेल आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए, इस पे टेल इस पे हेड, इस पे हेड इस पे टेल। वैसी बात है ना कि ये दोनों जो शब्द हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनने का काम करते हैं। तो 4 प्रोबेबिलिटी बनी, ये 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी ये बात श्योर हो गई कि ये वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब बनेगा और ये वाला शब्द मेन वर्ब बनेगा। ये बात ऑब्वियस है। हाँ जी। अब मुझे बताओ, ये जो हेड यहां पर लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म भी हेड होता है। जब ये मेन वर्ब बनता है तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हेड होता है। अब इसको कौन सी फॉर्म कहूं बोलो? इसको कौन सी फॉर्म कहूं बोलो? थर्ड फॉर्म कहूं, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। और थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट में कौन सा बोलूं? हैज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई तो प्रेजेंट परफेक्ट। यानी इसका आंसर आया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार 30 सेकंड के लिए आप दोबारा इसको घूर के देखो, फिर मैं दोबारा बताता हूं। उतना मुश्किल ही है नहीं जितना आपको लग रहा हो, अभी क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो आप, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, फिर से देखने समझने की कोशिश करिए। हालांकि इतनी फजीयत भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक। हैज हैड दो चीजें साथ में लिखी हुई हैं, तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये दोनों मेन वर्ब नहीं हो सकती, दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में नहीं आती। यानी ऑब्वियस बात है कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही मेन वर्ब बनी तो हैड जब मेन वर्ब बनेगी या तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है यानी ये थर्ड फॉर्म बनी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, थर्ड फॉर्म बनी तो यानी परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट में कौन सा? हैज हेल्पिंग वर्ब की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं आपको बिल्कुल एक आसान सी चीज बताता हूं, सिंपल सी बात। और ये बात रटने की नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात है कि जब दो हैव की फॉर्म आपको साथ में दिखेंगी, जब भी आपको दो हैव की फॉर्म साथ में दिखेंगी, तो इस साइड पे हमेशा हैड ही लिखा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हैज हैव हैड कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद थर्ड फॉर्म ही आती है यार। जब भी दो हैव की फॉर्म आपको हैव हैड दिखे, हैड दिखे, कुछ भी दिखे, यहां पे हमेशा हैड होगा। पहली बात। दूसरी बात, हमेशा परफेक्ट टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब हैड थर्ड फॉर्म बनेगी तो परफेक्ट टेंस ही बनेगा। ये जब हैड इसके बाद आ रही है, जब भी दो हैव की फॉर्म लिख रहे हो आप, तो ऑब्वियस बात है ये हेल्पिंग वर्ब बनी है, मेन वर्ब बनी। और जब भी हमेशा इधर हैड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म हुआ तो परफेक्ट टेंस हुआ।
तो यानी जब भी दो हैव की फॉर्म इकट्ठी दिखेंगी तो परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट में कौन सा होगा, वो इस हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंडेंट होगा। ये बात समझ में आई? चलो और अच्छे से तुम अप्लाई कर पाओगे। एक बार ये 4 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, इनको करके दिखाओ तुम। जो बात मैंने अभी बोली इस पे अप्लाई करके दिखाओ कि हैज हेड से क्या बनेगा, हैड हेड से क्या बनेगा, विल हैव हेड से क्या बनेगा, हैव हेड से क्या बनेगा। करो ट्राई। इनमें और वर्ब भी हो सकती है, उनका भी टेंस आपको लिखना है। हाँ जी। मुकेश हैज हैड लंच विद द सीएम ऑफ राजस्थान। वैसे मुकेश लंच कर चुका है राजस्थान के सीएम के साथ। लंच यहां पर नाउन है, ठीक है, लंच नाउन होता है। तो फिर से वही बात जो मैंने आपको पहले बोली, जब भी दो हैव की फॉर्म साथ में आएंगे, जब भी दो हैव की फॉर्म साथ में आएंगे, अब तो हमने बेस पढ़ लिया ना इसका कि दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, दोनों मेन वर्ब नहीं हो सकती, ये मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस बात है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हाँ कि ना? अच्छा, अब मुझे पता चलेगा ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। और हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। यानी हम यहाँ पे देखो हर एक में हमेशा यहाँ पे हैड दिखेगा, हैड 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 हैड। आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, दो हैव की फॉर्म का यहाँ पे हमेशा हैड दिखेगा। और थर्ड फॉर्म आई है तो यानी हमेशा परफेक्ट टेंस बनेगा। तो जब भी दो हैव की फॉर्म दिखेंगी हमेशा परफेक्ट टेंस ही बन रहा होगा। जब भी दो हैव की फॉर्म दिखेंगी हमेशा परफेक्ट टेंस ही बन रहा होगा। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, अब परफेक्ट में कौन सा, वो हेल्पिंग वर्ब बता देंगी। हैज हैव लगी हुई है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैड लगी हुई है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, विल हैव शैल हैव लगा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ऐसी हैव लगा हुआ है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसमें ऑलरेडी बीच में एडवर्ब लिख दी, उससे परेशान मत होना। इसमें ऑलरेडी बीच में एडवर्ब लिख दिए, उससे परेशान मत होना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ये। बोलो समझ में आया? लो मैं पूरा बड़ा लिख देता हूं, कहीं कुछ बच्चे परेशान हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट। बोलो, अब तो नहीं मुश्किल लग रहा होगा? अब तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा? यहाँ पे कम्स लगा हुआ है, वर्ब की पहली फॉर्म लगा हुआ है, यानी ये क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। आई वॉन्ट ईट, विल नॉट ईट की शॉर्ट फॉर्म है, क्या बन गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया। फादर कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं कि थर्ड फॉर्म कह दूं, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। बोलो जी, क्लियर हो गया? तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि आपको इतना टेंस पहचानना आ गया? सबसे पहले देखो अपन ने इजी वाले सेंटेंसेस करे, सीधा सीधा वर्ब की फॉर्म दिख रही होती है उसका आप टेंस बता देते हो। फिर हमने ये इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड वाले देखे। फिर हमने ये दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आ जाए ये देख लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेढ़े पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेढ़ा, जो कॉन्सेप्ट है पैसिव वॉइस का टेंस बताना। अब आप देख पा रहे होंगे बी की फॉर्म प्लस वी थ्री लिखा हुआ है, बी की फॉर्म प्लस में वी थ्री लिखा हुआ है, यानी ये पैसिव वॉइस है, हाँ कि ना? अब इसका आपको टेंस बताना है। अब इसके दो तरीके, एक तरीका तो ये कि आपने एक्टिव पैसिव पढ़ रखा हो, एक तरीका तो ये कि आपने एक्टिव पैसिव अच्छे से पढ़ रखा है और आप इसका एक्टिव सोच पा रहे हो।
इसका अगर आप एक्टिव सोच पा रहे, क्योंकि आपको पता है एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त कभी टेंस चेंज नहीं होता, खाली स्ट्रक्चर चेंज होता है। मेरी बात आई समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? एक तरीका तो यह है कि आप इसका एक्टिव सोच पाओ। एक्टिव सोच लिया तो वहां पे वर्ब का जो टेंस होगा वही टेंस आपको इसका कहना है। ठीक है। दूसरा मैं आपको देसी इलाज बताऊंगा फिर इसका एक। अभी के लिए आप एक बार अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करो क्या होगा यहां पे। देखो कुछ बच्चे होते हैं ना, टीचर जो बोल रहा है वो नहीं सुनेंगे, वो उन्होंने अपने दिमाग में एक चीज फिट कर ली है, उसका सारा ध्यान इसी पे। जैसे अंशिका जी का पूरा ध्यान इस पे है, वो एक बार ये लिख चुकी हैं सर इसको मुकेश हैज लंच्ड नहीं लिख सकते। मैंने जवाब दे दिया इनका, कमेंट पढ़ा मैंने और बातों में जवाब दे दिया कि लंच नाउन होता है, लंच जो शब्द है ये नाउन होता है, तो ऐसा मत करना। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ नहीं सुना, इनके दिमाग में वही फिट था कि मुझे तो यही बात पूछनी है, तो ये सब तो सुना नहीं, फिर दोबारा कमेंट कर लिया। करो बच्चे ऐसे ही ऐसे करते रहो, टीचर जो बोले वो सुनना जरूरी थोड़ी है। हम तो ऐसे 10-20 साल से फालतू बकवास कर रहे हैं, आप यही करो। इसको बताओ जरा कौन सा टेंस है ये। हाँ जी, ऑल दीज लेटर्स वर सेंट बाय राजेश। अगर आपको एक्टिव पैसिव आता है, हालांकि 9वीं 10वीं में एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे से, 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा। अगर आपको एक्टिव पैसिव आता है कि इसका एक्टिव क्या होगा, कहां से बना होगा ये, आपको पता है। अब ये पैसिव में लिखा हुआ है, पैसिव में जो एक्टिव का डूअर होता है उसको बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख देते हैं, यानी इसका एक्टिव क्या बना होगा, सब्जेक्ट बनेगा राजेश, सब्जेक्ट बनेगा राजेश, हाँ कि ना। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वही तो पैसिव में जाके बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने राजेश। ठीक है। पैसिव में जो सब्जेक्ट बन जाता है वो एक्टिव के ऑब्जेक्ट से आया होता है, तो यहां पे मैंने लिख दिया ऑल दीज लेटर्स। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे आया होगा, वॉज वर प्लस में V3, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अरे हाँ के ना, पास्ट इंडेफिनिट का ही तो पैसिव ये बन के आएगा। तो एक्टिव में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेंट लिखोगे, राजेश सेंट ऑल दीज लेटर्स, ऐसे बनेगा ये। जो एक्टिव का टेंस होता है वही पैसिव का टेंस होता है। एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त खाली स्ट्रेस चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता। तो आप चाहे इसका टेंस पूछ लो चाहे इसका टेंस पूछ लो, एक ही बात रहेगी। और यहां पे सेंट है, इसका मतलब ये V2 है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। आ रही बात समझ में? अब देखो, हालांकि हालांकि एक्टिव पैसिव 9वीं 10वीं में पढ़ा होना चाहिए, लेकिन मैं क्या मान के चलूंगा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ही भोले बच्चे, प्यार से कह रहा हूं बोले, क्या मान रहा हूं तुम्हें वो तो तुम्हें भी पता है ना। खत्म, नकलियों के सम्राट। तो अगर ये तुम्हें नहीं आता, अगर ये तुम्हें नहीं आता तो टेंशन मत लो, जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आएगी। बार बार ऐसे ही करेंगे, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, तब आपका दिमाग का जो प्रोसेसर है वो इस काम को बड़ी जल्दी करने लग जाएगा। अभी के लिए मैं आपको एक देसी इलाज बता देता हूं। देसी इलाज क्या करना है आपको, पैसिव में हमेशा एक फिक्स होती है चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा एक फिक्स चीज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो आपके पैसिव, पैसिव तो पहचान लेते हो, बी की फॉर्म प्लस V3 आ रहा तो पैसिव है, ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई आप इसको भूल जाओ। आप सोचो ये है ही नहीं, आप सोचो कि ये है ही नहीं, फिर जो बाकी वर्ब बच गई उसका टेंस बता दो। ठीक है, ये जो थर्ड फॉर्म लिखी हुई आप सोचो ये लिखी नहीं हुई, तो बाकी वर्ब का अंश बचा आप उसका टेंस बता दो, वही टेंस होता है। एक देसी इलाज बता रहा हूं मैं आपको, कि जो थर्ड फॉर्म होती है आप सोचो कि वो लिखी नहीं हुई, अगर अकेला वर होता तो कौन सा टेंस होता, अगर अकेला वर होता तो कौन सा टेंस होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। लो जी, पास्ट इंडेफिनिट लिख दो। क्या बताया मैंने, कि अगर आप इतने प्रो हो कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव जाने वाला काम दिमाग में खटखट खटखट कर सकते हो, तो वैसे कर लो।
अगर आप अभी इतने प्रो नहीं हो तो टेंशन मत लो, जब मैं पढ़ाऊंगा एक्टिव पैसिव तब ये बात आपको बता दूंगा, तब ये चीजें आपको करनी आ जाएंगी। अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल इलाज बता रहा हूं, अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल इलाज बता रहा हूं कि ये जो इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती आप भूल जाओ, आप इसको छोड़ दो। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है आप इसको छोड़ दीजिए और खाली जो बाकी पोर्शन बच गया उसका टेंस बताने की कोशिश करिए, और वही टेंस सही टेंस होता है। ठीक है, चलो इसी बात पर ये वाले सवाल हैं, ये ऊपर वाले दोनों एक ट्राई आप करो, फिर मैं बताता हूं। ऊपर वाले दोनों ये पैसिव में लिखे हुए हैं, बी की फॉर्म प्लस V3, बी की फॉर्म प्लस V3। ठीक है, ट्राई करो आप, फिर मैं कराता हूं। मैंने अब से ना मतलब 15-20 मिनट पहले सोच लिया था, ये एक लड़का है जौली करके है, ये पहले भी ब्लॉक हो चुका है एक बार, जो पुराने बच्चे शुरू से आ रहे हैं उनको पता होगा, पहले ब्लॉक हो चुका है एक बार। ठीक है, मैं सोच ही रहा था कि ये अगले 20 मिनट में ना ऐसी 5-7 ऐसी हरकतें कर देगा कि ब्लॉक होने के पूरी कगार पे वापस आएगा। क्योंकि वो होता ना, वो बोलते ना लक्षण सुधरते नहीं, जिसके लिए कहावत है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, उंगलियों में कीड़े फिटे, क्या करे ये भी बेचारा, मजबूर है, लाचार है, हरकतें करे बिना रहेगा थोड़ी है। हाँ जी, दे विल बी पनिश्ड बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, अब अगर आपको इसका एक्टिव बनाना आता है खटखट, अगर आपको इसका खटखट से एक्टिव बनाना आता है तो आप लिख दोगे देयर पेरेंट्स विल पनिश देम। ठीक है, देयर पेरेंट्स विल पनिश देम, अगर आपको एक्टिव बनाना आता तो। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको नहीं आता तो फिर मैंने उसका देसी इलाज आपको क्या बताया कि ये जो V3 लिखी होती है आप भूल जाओ, ये जो V3 लिखी होती है आप भूल जाओ। ठीक है, अभी जो बच गया, क्या बच गया, विल और बी, यानी विल के साथ बेस फॉर्म, विल के साथ बेस फॉर्म, विल के साथ बेस फॉर्म किस में आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है, तो सही आंसर है फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ जी, ऐसे ही इसमें मुकेश हैज बीन अरेस्टेड नियर द रेलवे स्टेशन, अगर आपको इसका एक्टिव बनाना आता है कि बाय प्लस डूअर नहीं दे रखा, अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है इसलिए ऑब्वियस कर लिया आपने उसको, तो इसका एक्टिव कैसे बनेगा, पुलिस हैव अरेस्टेड मुकेश नियर द स्टेशन, नियर द रेलवे स्टेशन जो भी। ठीक है, हैव अरेस्टेड बनेगा, हैव अरेस्टेड यानी हैव के साथ V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपका दिमाग ऐसे खटखट खटखट एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव ऐसा कर सकता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो फिर देसी इलाज आपको क्या बताया कि जो V3 लिखी होती है इसको हटा दो, V3 लिखी होती है इसको सोच लो कि है ही नहीं। हैज बीन, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, हैज के साथ थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पर आइए, अगली बात जरा यहां से देखने की कोशिश करो आप। मोहन सेज दैट ही कैन सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, राजेश आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। अब मेरी बात सुनने समझने की कोशिश करना, जब भी मॉडल आता है मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती, जब भी मॉडल आता है तो मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना। अच्छा, यानी मॉडल आ गया तो इसमें तो कोई चेंज पॉसिबल नहीं है कि यहां पे मैं सॉल्व लिख दूं, सॉल्विंग लिख दूं, हैड सॉल्व लिख दूं, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे ही मॉडल आ जाता तो आगे बेस फॉर्म आती। अब ये जो पहला सेंटेंस है हमें पता है कि यहां पे कहना है कि मुकेश कहता है कि वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, ये तो प्रेजेंट की बात है। और राजेश ने पूछा था, राजेश ने मुझसे पूछा था कि क्या वो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। आपको पता है कि पास्ट में पूछा गया है तो ये वाला भी पास्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन इधर तो हम कोई छेड़खानी कर नहीं सकते,
देखो इन वर्ब को देख के तो हर बंदा बता देगा कि सेज वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ऐसी आस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इन वर्ब को देख के तो आप सीधा सीधा बता पा रहे हो, ठीक है। इन वर्ब्स को देख के तो आप सीधा सीधा बोल पा रहे हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नीचे वाला ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन जब बात आई इसकी, तो अगर मैं सिर्फ सॉल्व को देखूं, अगर मैं सिर्फ सॉल्व को देखूं तो ये तो वर्ब की पहली फॉर्म लग रहा है, तो क्या दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दूं? नहीं ना। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इस मॉडल की वजह से लगा हुआ है। और इसीलिए वो जो कैन की पास्ट फॉर्म थी, अगर आपको याद हो, कैन की पास्ट फॉर्म मॉडल चैप्टर याद है, मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में, कुछ याद आया? मॉडल में पढ़ाया था ना कि मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में लिखते हैं, कैन को कुड कराया, मे को माइट कराया, कुछ याद आ रही है वो सारी बातें? वही बात मैं आपको यहां पे कहना चाह रहा हूं कि ये कैन सॉल्व लिखा और ये कुड सॉल्व लिखा, क्या ये दोनों वर्ब की सेम फॉर्म है क्या? ये पहली फॉर्म है ये वाली? नहीं कह पाओगे ना, इसको पास्ट मानना पड़ेगा कुड की वजह से। तो आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसको पास्ट इंडेफिनिट कहना पड़ेगा, भले ही दोनों जगह सॉल्व लिखा हुआ है, इस मॉडल की मतलब मॉडल की फॉर्म चेंज होने की वजह से। कुछ मेरी बात आई समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी। तो इसके साथ टेंस की आइडेंटिफिकेशन वाला जो पार्ट होता है वो होता है जी खत्म। टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसके साथ टेंस की आइडेंटिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो होता है जी खत्म। ठीक है, कैसे टेंस को आइडेंटिफाई किया जाए। अब अपन चलते हैं टेंस की एप्लीकेशन पर कि कौन सा टेंस कहां लगाया जाता है। एक काम करो, जरा बताना जरा। क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसमें? आपके अनुसार इसमें क्या आना चाहिए, बताओ जरा एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दें चाहे प्रेजेंट सिंपल कह दें, फ्यूचर इंडेफिनिट कह दें, फ्यूचर सिंपल कह दें, एक ही बात है बच्चे। माई मदर डैश टू टेम्पल, आप में से मैक्सिमम लोग इसमें गोज की तरफ जा रहे हैं ना? क्यों, वेंट गलत है क्या? सारे ठीक हैं बच्चे? अरे सारे ठीक हैं, डिपेंड करता बोलने वाले पर कि वो क्या बोलना चाहता है। मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, गोज। मेरी माताजी मंदिर गई थी, वेंट। मेरी माताजी मंदिर जा चुकी हैं, हैज गॉन। मंदिर जाएंगी, विल गो। सारे ठीक हैं, सारे ठीक हैं, जो मीनिंग देना हो उसके अनुसार टेंस आएगा। यही ऐसी बात मैंने मॉडल में करी थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। ही डैश प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले क्रिकेट, ही शुड प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, सारे ठीक हो जाते थे। मेरी बात आई समझ में? सेम फंडा यहां पे है कि जैसा आपको मीनिंग देना है, जैसा आपको मीनिंग देना है उसके अनुसार आप वर्ब की फॉर्म भर देते हो। आप जो वर्ब की फॉर्म भरोगे यानी जो टेंस लगाओगे उससे टाइम डिफाइन हो जाएगा। फिर क्या ऐसा सवाल पेपर में आ पाएगा? क्या ऐसा सवाल पेपर में आ पाएगा क्या कि जिसमें सारी वर्ब ठीक होती हैं, सारी टेंस ठीक होते हैं? अगर टेंस चैप्टर का सवाल बनाना है, मान लो तुम्हें कह दिया मैंने सवाल बनाओ, तो तुम सवाल ऐसा बनाओगे ना जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर टेंस ही ठीक होता हो, है क्या ना। अगर टेंस चैप्टर का सवाल बनाना तो वो सवाल ऐसा होगा ना कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर टेंस ही लग सकता हो। मेरी बात आई समझ में? सारे टेंस आ जाएंगे फिर सवाल कैसे बनेगा? यानी हमें पढ़ना है कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां पे इस टेंस का यूज होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी पर्टिकुलर जगह है, पास्ट इंडेफिनिट की कौन सी पर्टिकुलर जगह है, प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी पर्टिकुलर जगह है, ये हमें पढ़ना है ताकि हम जान पाए कि पेपर में सवाल कैसे बनेंगे। ठीक है, या कह लो कि पेपर में आने वाले सवालों को कर पाए। आओ देखने समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको पेपर में हिंट दिया होगा, कैसे आपको पेपर में हिंट दिया होगा कि ये वाला टेंस आएगा। देखो जरा, मुझे लगता है ये वाली बात तो सबने पढ़ रखी है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो होता है हैबिचुअल एक्शंस के लिए, साइंटिफिक फैक्ट के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, प्रोवर्ब के लिए,
न्यूज़पेपर की हेडलाइन के लिए, इन सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, न्यूज़पेपर हेडलाइन पे सवाल नहीं बन पाएगा क्योंकि पढ़ के पता नहीं चलता कि न्यूज़पेपर हेडलाइन है। ठीक है, बस लिख दिया यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है जनरली न्यूज़पेपर की हेडलाइन। जो सवाल आपके बन पाएंगे वो बनेंगे इन पे। प्रोवर्ब, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक ट्रूथ। प्रोवर्ब, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक ट्रूथ ये पढ़ते ही पता चल जाते हैं। और हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं, हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं, उसके लिए ये वर्ड आपके लिए हिंट की तरह से काम करते हैं। आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूं। शी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आती है। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, एवरी डे, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली। आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कोई काम बार बार हो रहा है उस चीज को दिखाते। हाँ कि ना, यानी हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पत्थर की लकीर नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि ये वर्ड आ गए तो प्रेजेंट डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सेंटेंस को पढ़ना भी है, देखना भी है ना। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैं कह दूं आई हैव नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिला। आई हैव नेवर मेट हिम, तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया नेवर के साथ। तो ऑफन है, सेल्डम है, नेवर है, इनके साथ परफेक्ट टेंस भी आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे पत्थर की लकीर मत मान लेना। लेकिन ज्यादातर ज्यादातर जब आपको ये वर्ड दिखे तो समझ जाओ कि शायद ये हैबिचुअल एक्शन, एक बार पढ़ के देख लेना। ठीक है, इजी सा फंडा है बच्चे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उससे एग्जामिनर को आपसे टेंस चैप्टर का सवाल पूछना है, यानी वो चाहता है कि ये पर्टिकुलर टेंस लगाए, यही ठीक है, तो उसको कोई हिंट देना पड़ेगा ना। वो कोई ना कोई हिंट आपको पेश करेगा, है ना। और वो हिंट कैसे पेश करेगा, या तो कोई ऐसे वर्ड लिख देगा ताकि आपको पता चल जाए हैबिचुअल एक्शन है, या फिर प्रोवर्ब और साइंटिफिक फैक्ट तो खुद ही नाच नाच के बताते हैं हम प्रोवर्ब एंड साइंटिफिक फैक्ट हैं। देखो कैसे, ये सेंटेंसेस हैं, कुछ करके दिखाओ। पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। सर मैं पहली लाइव बताने आया हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा, थैंक यू भाई। सेम ही रहेंगे प्रवीण। हाँ जी, करें इसको डिस्कस। माई मदर हैज ऑफन स्कोल्डेड मी फॉर माई पेटी मिस्टेक्स। मेरी माताजी अक्सर मुझे डांटती है मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए। पेटी मिस्टेक्स मतलब छोटी मोटी गलतियां, नजरअंदाज करने लायक गलतियां। ऑफन से पता चल गया कि हैबिचुअल एक्शन है, ऑफन से पता चल गया कि अक्सर ही डांटती रहती हैं। तो फिर यहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए था। आपको यहां पे लिखना चाहिए था ऑफन स्कोल्ड्स मी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, रोहन जो है वो रेगुलरली जिम जाता है इसलिए वो फिट है। रोहन रेगुलरली जिम जाता है इसलिए फिट है। अब रेगुलरली से पता चल गया कि हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन है तो यहां पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करना चाहिए था। यहां पे आपको गोज लिखना चाहिए था। क्लियर हो गया? एन एम्प्टी वेसल हैज साउंडेड मच। अब ये कहावत है, हिंदी में जिसका वर्जन होता थोथा चना बाजे घना। क्या मतलब होता है उसका? जिसके पास ज्ञान कम होता वो दिखावा ज्यादा करता है। उसके लिए अंग्रेजी में क्या है? एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसको अपने टोपिया, पतीला ये सब कहते हैं। एक तो खाली गिर जाए फर्श पे बहुत आवाज होगी, पानी का भरा हुआ गिरे तो उतनी आवाज नहीं होगी, है ना। तो प्रोवर्ब का मतलब बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं निकालते होते। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊंट पकड़ के मुंह के अंदर जीरा डाल के देख रहे हो। मतलब क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी। वैसे ही ये जो लिखा हुआ है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच,
इससे कहना भाव कुछ और है कि एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, का भाव यह है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास ज्ञान कम होता है वो दिखावा ज्यादा करता है। तो अब ये क्या, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना पड़ेगा। कहावतें जो होती हैं वो कल भी वैलिड थी, आज भी वैलिड है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखी जाती हैं। हाँ जी, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, अ रोलिंग स्टोन इज गैदरिंग नो मॉस। एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती, है ना। काई को यहाँ पे पॉजिटिव में लिया गया है, जीवन नहीं पनपता। एक पत्थर जो एक जगह स्थिर होता है, कोई पत्थर, कोई पहाड़ आपने देखा होगा, कोई एक जगह पत्थर स्थिर है तो उसके ऊपर काई से जमने लगेगी, पौधे वौधे उगने लगेंगे उसके पास। अगर कोई पत्थर लुढ़कता ही रहेगा तो उस पर कभी कुछ नहीं जमेगा। अब इसका जो असली मीनिंग है, क्या किस लिए यूज करते हैं, यानी एक ऐसा पर्सन जो स्थिर होकर कोई काम नहीं करता। जैसे आप में से होता है ना कई बच्चे, अच्छा अब इस एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं, अब बैंक के फॉर्म निकल गया, बैंक की तैयारी कर लेता हूं, अब इसकी तैयारी कर लेता हूं, अरे यार सरकारी की नौकरी की तैयारी नहीं करते, कुछ प्राइवेट में देखता हूं, अरे यार घर वालों से पैसे लेके बिजनेस कर लेता हूं। कुछ नहीं मिल पाएगा ऐसे तो। फिर होकर अपने जीवन के 1.5-2 साल किसी चीज को डिवोट करने पड़ेंगे, तभी लाइफ सेट होगी, सीधी बात ही है। फिर चाहे तुम गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, फिर चाहे तुम प्राइवेट जॉब में चले जाओ, फिर चाहे तुम गोलगप्पे की रेडी लगा लो। 2 साल अगर ढंग से शिद्दत से गोलगप्पे की रेडी भी लगा लो तो हो सकता है तुम्हारी बहुत बड़ी दुकान हो जाए बाजार में। लेकिन अपने जीवन के 1.5 से 2 साल तो बिना कुछ सोचे समझे किसी ना किसी चीज को देने पड़ेंगे, अपनी मतलब अपनी खुद के पैसे की रोटी अगर खानी है तो। सीधी बात है ये, ठीक है। रोलिंग स्टोन इज गैदरिंग नो मॉस, एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती, एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस लिखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक सवाल आएगा, और वो सवाल ये आएगा कि सर अब आपने बता दिया तो हमें सुनने में लग रहा है कि हाँ ठीक है, प्रोवर्ब है, कहावतें, मुझे तो पहले नहीं पता थी, है, मुझे तो पहले नहीं पता थी, और भी देख लो एक आधी, और भी देख लो एक आधी, ठीक है। पहले इनको कर लेते हैं, फिर ये बात मैं अपनी कंटिन्यू कर दूंगा। पहले ये सेंटेंसेस देख लो, फिर ये बात अपनी कंटिन्यू करता हूं मैं। हाँ जी, अब बैड वर्कमैन वॉज क्वारलिंग विद हिज टूल्स, इसका मतलब है कि बुरा कारीगर अपने औजारों से लड़ता है। ठीक है? ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। इसका असली मीनिंग क्या है, हिंदी में इसके लिए जो वर्जन होता है, हिंदी में जैसे वो होता ना, पीछे वाले का कह सकते हो कि बिन पैंदे का लोटा टाइप, हालांकि उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। ये वाला जो था वो तो कभी किसी की साइड लेने वाला, कभी किसी की साइड लेना, देख लेना इसका हिंदी में कोई ऐसा बिल्कुल मैचिंग इसका कहावत है तो। अब बैड वर्कमैन वॉज क्वारलिंग विद हिज टूल्स, हिंदी में इसकी जो कहावत है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या है कि काम खुद को करना नहीं आता और कमी किसी और चीज में निकाल रहा है। ठीक, जैसे रोटी बनाने को बोल दिया, गोल नहीं बन रही, तो बहू कह रही "ये चकला हमारे यहाँ का सही था, ये चकला सही नहीं है तुम्हारा, बेलन भी अजीब सा है इसलिए नहीं बन पाया"। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आई बात समझ, कि कोई काम अगर ना करना है, कोई काम अगर खुद से ना करना है, इधर उधर की चीजों में कमियां निकालना। अब मान लो घर वाली ने कहा सर दुख रहा, चाय बना लाओ, चाय बनाने गया, चाय बनानी भी नहीं आती नवाब साहब को, है, फिर अच्छी नहीं बनी, अरे पत्ती थोड़ी अजीब सी थी यार, पहले वाली पत्ती बढ़िया थी, है, तो फिर क्या हो गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ऐसे ही अब मैं किसी को, कारीगर को कह दूं, कारपेंटर को, कि एक टेबल बना दे,
उबड़ खाबड़ सी टेबल बना के ले आया, एक टांग ऐसे मुड़ रही है। अरे भाई साहब वो ना थोड़े, मेरे पास वो मशीन नहीं थी आज। तो एक बुरा कारीगर अपने औजारों से लड़ता है, कहने का मतलब एक बुरा कारीगर अपने औजारों में कमी निकालता है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, फिर से एक कहावत है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्वल्स करना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी। अब जो सवाल था, पहले एक बार बाकियों को भी निपटा लेते हैं। पेड़ जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं CO2 और सनलाइट की मदद से, अभी एक साइंटिफिक फैक्ट है। अभी एक साइंटिफिक फैक्ट है ना? तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिपेयर लिखना पड़ेगा। ट्रीज प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ध्यान रखना, प्रिपेयर्स मत लिख देना। अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो ये वेपर्स में चेंज हो जाएगा, फिर से साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट है तो फ्यूचर क्यों लगा रहे हो, इट चेंजेस लिखो, प्रेजेंट डेफिनेट लिखो। मोहन जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता दिल्ली में। मोहन टीचेज एट अ प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली। मोहन एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता दिल्ली में। अब हालांकि इसमें कोई हिंट नहीं है, हालांकि इसमें कोई हिंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के पता चल रहा ना कि एक हैबिचुअल एक्शन है। फिर भी आपको पढ़ के पता चल रहा ना कि हैबिचुअल एक्शन है। मोहन टीचेज एट अ प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो गया। बोलो जी, इतनी बात आ गई समझ में? तो मैं कहना आपसे ये चाह रहा था, कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है ये सवाल आए कि चलो सर हैबिचुअल एक्शन का तो देखो हिंट होता है, ये जो ऑफन हो गया, रेगुलरली हो गया, हैबिचुअल एक्शन का हिंट होता है, हम समझ गए, ठीक है। और कुछ कुछ सर ये वाले भी पकड़ लेंगे हम, ये जो साइंटिफिक फैक्ट टाइप के हैं ये वाले भी पकड़ लेंगे हम, कि हाँ पेड़ खाना बनाते हैं, पानी गर्म करोगे तो ये उबल जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ये वाले भी पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो प्रोवर्ब वाले हैं, ये आपने बता दिया तो मुझे पता चला प्रोवर्ब है, मेरे को तो नहीं आती थी ये वाली प्रोवर्ब। तो पेपर में अगर ऐसे प्रोवर्ब आ जाएंगी तो मैं क्या करूंगा? दिक्कत इसके अंदर ये है मेरे भाई, कि तेरे को जिंदगी में दो ही प्रोवर्ब आती हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और तू चाहता है कि उन्हीं दो प्रोवर्ब के साथ ही जिंदगी निकल जाए तेरी। ये कोई मुश्किल प्रोवर्ब नहीं है, बहुत बेसिक है ये, बहुत बेसिक लेवल की है ये, कोई मुश्किल ना है ये। लेकिन अगर फिर भी तुझे नहीं आती, अगर फिर भी तुझे नहीं आती, ठीक है, तो एक काम कर, गूगल पे टाइप कर लियो 50 मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। ठीक है, गूगल पे टाइप कर लियो 50 मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। उनको पढ़ियो, जो तुझे 4-5 आती हो अच्छी बात है, जो बाकी नहीं आती उनका स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार रिवाइज कर लियो, या अपने कॉपी वगैरह में लिख लियो। ठीक, कोई मुश्किल प्रोवर्ब नहीं है, ठीक है। पेपर में आसान ही आएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो उनके हिसाब से आसान है वो तेरे हिसाब से आसान नहीं है ना, तुझे तो दो ही आती है जिंदगी में। तो थोड़ी सी प्रोवर्ब का दायरा बढ़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कुछ बच्चे इसके अंदर कह रहे हैं सर यहाँ पे मोहन इज टीचिंग नहीं लिख सकते क्या? अभी मिल जाएगा जवाब, 1 मिनट रुक जाओ बस, अभी जवाब मिल जाएगा, 1 मिनट रुको बस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है टेम्परेरी एक्शंस के लिए, मतलब जो अभी फिलहाल वैलिड है, आगे का पता नहीं। फिलहाल वैलिड है, आगे का पता नहीं। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, सारी जिंदगी थोड़ी क्रिकेट खेलता रहेगा, है ना? अभी क्रिकेट खेल रहा है वो, उसके बाद अपने घर चला जाएगा। यानी कोई एक्शन जो अभी फिलहाल जारी है, फिलहाल कंटिन्यूटी में है, आगे का पता नहीं। तो ऐसे एक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं। इसकी भी कुछ पहचान है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, करंटली, दीज डेज, राइट नाउ। ये ऐसे शब्द हैं जो पहचान होते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आना चाहिए। एक बार आप इन सेंटेंसेस को देखो, फिर मैं कराता हूं, आप ट्राई करो एक बार। हाँ जी, मेरे पिताजी IBM में काम करते हैं, कर रहे हैं,
ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब मान लो तुम्हारे पिताजी का काम है इवेंट को मैनेज करने का। तुम्हारे पिताजी का इवेंट को मैनेज करने का काम है, ठीक है। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं खुद थोड़ी मैनेज करती हैं, ठेका दे देती हैं किसी को, जी हमारे यहाँ फंक्शन है इसको मैनेज कर देना, ठीक। तो तुम्हारे पिताजी फिलहाल अभी आईबीएम में काम कर रहे हैं, 10-15 दिन का फंक्शन है उसको मैनेज करना है। तो मेरे पिताजी आईबीएम में काम कर रहे हैं, कल को डेल में करेंगे, फिर एचपी में करेंगे, फिर टीसीएस में करेंगे, हाँ कि ना। तो उस लॉजिक से ठीक हो सकता है। और हैबिचुअल एक्शन है करते हैं, उनके बारे में एक हैबिचुअल एक्शन है, कह लो उनके बारे में एक फैक्ट है कि वो आईबीएम में काम करते हैं, दोनों ठीक, दोनों ठीक है, हाँ कि ना। लेकिन यहां पे प्रेफर कौन सा होगा, क्योंकि दूसरा वाला ये वाला मुझे बताने के लिए ना आपको बताना पड़ा कि ऐसा टाइप का काम है। अगर मैं 100 लोगों को पूछूंगा, अगर मैं 100 लोगों को ये सेंटेंस दूंगा तो 100 में से 99 इसका मीनिंग निकालेंगे कि मेरे पिताजी आईबीएम में काम करते हैं, इसलिए हमें इसको प्रेफर करना पड़ेगा। ये गलत नहीं है, गलत नहीं, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर सिचुएशन बनानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। फिलहाल अगर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं दी हुई तो आप इसी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। पेपर में नहीं आएगा, बस खाली इस बात का जवाब दिया। जो कुछ बच्चे कह रहे थे ना, एक काम करो सर यहाँ पे मोहन इज टीचिंग नहीं लिख सकते क्या, उस बात का जवाब है कि अगर कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे पता चले कि टेम्परेरी एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही प्रेफर करेंगे। क्लियर हो गया, उस बात का जवाब मिल गया। रोहन वर्क्स एट अ न्यू प्रोजेक्ट दीज वर्क्स ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज, इन दिनों, दीज डेज का मतलब है इन दिनों, यानी अभी कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था और आगे का भी पता नहीं। रोहन एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इन दिनों, रोहन एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इन दिनों, हाँ के ना। तो यहां पे रोहन इज वर्किंग करना पड़ेगा। अब एक भाई कह रहा आईबीएम का मतलब क्या था, कंपनी का नाम है बच्चे, जैसे ना आईबीएम कंपनी का नाम है, एचपी कंपनी का नाम है, टीसीएस कंपनी का नाम है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार छोड़ो, बुरा मान जाते हो तुम लोग। चलो, मुकेश हैज टॉट अस इंग्लिश एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मतलब फिलहाल, फिलहाल मुकेश हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है, अभी मुकेश हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हैज टॉट नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, इज टीचिंग करना पड़ेगा। बोलो भाई, समझ में आया। अब इन सेंटेंसेस को करके दिखा दो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, शी प्रिपेयर्स फूड राइट नाउ सो कॉल हर लेटर। आपने फोन किया घर पे मम्मी को, ना मम्मी से बात करनी थी, पापा ने उठा लिया, पापा मम्मी से बात कराना एक बार, वो भी खाना बना रही, वो भी खाना बना रही है तो बाद में कॉल कर लेना, अभी फिलहाल खाना बना रही, हाँ क्या ना। ये जो अभी लिखा हो इसका मतलब पता क्या है, शी प्रिपेयर्स फूड राइट नाउ। अगर प्रिपेयर्स लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो खाना बनाती हैं तो बाद में कॉल करना, खाना बनाने वाली से क्या बात करेगा, बाद में कॉल करना, ये मतलब हो जाएगा इसका। तो कहना क्या था, अभी वो अभी खाना बना रही है इसलिए बाद में कॉल करियो, बाद में फ्री हो जाएंगी जब कर लियो, तो शी इज प्रिपेयरिंग करेंगे। समझ में आ गया। दिस बॉक्स इज कंटेनिंग स्वीट्स प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। इस डिब्बे में मिठाइयां हैं, इस डिब्बे में मिठाइयां जो बनाई गई हैं मेरी माताजी के द्वारा। अब अगर आपको पुराना कुछ याद है तो एक कंटेन एक स्टेटिव वर्ब होती है, इसमें कोई एक्शन नहीं है जो कॉन्टिन्यूटी में हो, डिब्बे में मिठाइयां हैं ये बताना आपको, तो यहां पर इज कंटेनिंग नहीं कंटेन्स लिखना पड़ेगा। कुछ याद आया, ये प्रिपेयर्ड क्या देखना, वर्ब है क्या,
ये प्रिपेयर्ड क्या है बताना जरा, वर्ब है क्या? बॉक्स सब्जेक्ट है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंटेन्स आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रिपेयर्ड कोई वर्ब नहीं है, ये प्रिपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। कौन सी मिठाइयाँ? जो बनाई गई हैं मेरी माँ के द्वारा। अब ये एडजेक्टिव आया मिठाइयों के लिए, लेकिन फिर इसको बाद में क्यों लिखा? इसको बाद में क्यों लिखा? इसको बाद में इसलिए लिखा, इसको बाद में इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे आगे एक फ्रेज दिया हुआ। क्लियर हुआ? दे आर ऑलवेज प्लेइंग लाउड म्यूजिक दैट इज वाई आई डोंट लाइक देम। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें देखते ही, ऑलवेज देखते ही आपके मन में छटपटाहट आ रही होगी कि इसको फटाक से मैं प्रेजेंट डेफिनेट में कर दूं। दे ऑलवेज प्ले कर देता हूं यहां पर दे ऑलवेज प्ले कर देता हूं। जैसे मैं आपको कहूंगा कि ये सेंटेंस नो एरर है, तो आप सबकी ऐसे आंखें थोड़ी सी खुल जाए, हैं? तो जरा सुनने की कोशिश करिए। अगर किसी का कोई ऐसा हैबिचुअल एक्शन है, अगर किसी की कोई ऐसी हैबिट है जिससे आप इरिटेट होते हो, जिसको आप नेगेटिव तरीके से दिखाना चाहते हो, तो उसको ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लगा के दिखाते हो। जैसे यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तुम हमेशा ही लेट आ रहे होते हो। यू आर ऑलवेज पोस्टिंग इररिलेवेंट कमेंट्स, तुम हमेशा इररिलेवेंट कमेंट पोस्ट कर रहे होते हो यार। आई बात समझ में? यू आर ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स, अब कोई पापा घर पे आए किसी के, जब देखो वीडियो गेम खेल रहे होते हो, यार तुम हमेशा ही वीडियो गेम खेल रहे होते हो। यू आर ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब घर वाली है, हमेशा यू आर ऑलवेज फाइटिंग विद मी, हमेशा ही लड़ रही होती है यार मेरे से, किसी बात का प्यार से जवाब ही नहीं देती। तो ऐसा किसी का हैबिचुअल एक्शन, ऐसा किसी का हैबिचुअल एक्शन जिससे आप इरिटेट होते हो, जिसको आप नेगेटिव तरीके से दिखाना चाहते हो, तो ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लगा के दिखाते हो। कुछ मेरी बात आई समझ में? तो यहां पे स्पेशली लिखा हुआ है, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। तो इससे आपको पता चल गया ना कि इसको नेगेटिव तरीके से दिखाना है। तो दे आर ऑलवेज प्लेइंग लाउड म्यूजिक एकदम सही है। बोलो जी। अभी बच्चा कह रहा है स्ट्रेटिव वर्ब कैसे पता करें? वर्ब चैप्टर पढ़ के आप पता चल जाएगा भाई। चलो जी, क्लियर हो गया। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और दो टेंस का हमने यूज भी पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ऐसे कर करके बाकी टेंस का यूज पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद इन पर आने वाले जो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट बनते हैं रूल्स को ट्विस्ट करके, जैसे एक तो वही था मेन क्लोज पास्ट है तो सब क्लोज पास्ट, इस टाइप के जो रूल्स होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मेरी साइड से क्लासेस खत्म होती जा रही हैं और तुम वहीं पढ़े हो पीछे। पढ़ो बच्चे साथ साथ। कभी भी आप किसी को भी देखना तसल्ली से, सिलेक्शन जिसका होगा और जिसका नहीं होगा, उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि क्लास के 95% बच्चे तो सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाते। कभी भी आप चेक कर रहे हैं ना, अपनी लाइब्रेरी में देख लो, अपने आस पड़ोस में देख लो, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ मैं मानता हूं कुछ लोगों की किस्मत खराब होती है, पीसी खराब मिल गया है, कुछ भी होते हैं ऐसे 2-3% बच्चे ऐसे भी होते हैं, लेकिन मेजर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आप पाओगे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो मोस्टली वही बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 साल से सिलेबस ही पूरा नहीं कर पा रहे। बैठे हैं कभी, अच्छा इस टीचर से 10 क्लास लगा ली, फिर उसके बाद किसी और ने कोई और सलाह दे दी, टीचर चेंज कोचिंग चेंज, टीचर चेंज कोचिंग चेंज, यही कर रहे हैं वो 2 साल से। बीच में फिर नया फितूर पार लेंगे, अरे सब यूट्यूब से ही पढ़ूंगा मैं तो, अरे सब तो सेल्फ स्टडी से ही कर लूंगा मैं तो। रोज नई स्ट्रेटेजी बदलता, वो हर महीने नई स्ट्रेटेजी लगाता है, और यही करते करते उसको 2 से 3 साल हो गए। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है सिलेक्शन जिसका होगा और जिसका नहीं होगा उसके अंदर। जो बच्चे सिलेबस पूरा करते हैं, 5% बच्चों ने अगर सिलेबस पूरा किया तो 2-3% इस साल, 2-3% उससे अगले साल कर करके वो सारे बच्चे मोस्टली सेट होते हुए देखे हैं मैंने। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास में।